अब कंफर्म कर दिया है कि ही विल ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड सर्टेन कंट्रीज़ के लिए वो छोड़ेगा कि भाई ठीक है आप जा सकते हैं। तेल रसिया हो गया, चाइना हो गया, और इंडिया के लिए उसने पहले से ही अलाउ कर रखा है। और वो कह रहा है कि अब वी विल नॉट रिटेलिएट, वी विल डू कंटिन्यूस बॉम्बिंग। हम रिटेलिएट नहीं करेंगे कि हमारे पे किसी ने हमला किया तब हम हमला करेंगे, नहीं। अब हम कंटिन्यूस बॉम्बिंग करेंगे, आसपास के रीजन पे भी करेंगे। इसके पीछे रीज़न इसलिए भी है ना क्योंकि उसके जो टॉप लीडर्स है उसको मार दिया जाना है। ही इज़ नॉट मिलिटरीली सो मच पावरफुल कि एटलीस्ट ही कुड हिट यूएस एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। तो वो कतर के अंदर यूएस के बेसिस पे अटैक करेगा, वो ईरान के यूएई के अंदर कतर जो यूएस के बेसिस हैं उस पर अटैक करेगा, और भी बहुत सारे जो बेसिस हैं उनके ऊपर वो अटैक करने की कोशिश करेगा। इसी बीच जो इसराइल है ना, इसराइल इसी बीच क्या करता है कि वो एक केमिकल वेपन यानी कि फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस यूज़ करता है लेबनान के अगेंस्ट। आप समझ के देखिए कितना बड़ा वार क्राइम है, क्योंकि लोगों का, ऑलमोस्ट सारे लोगों का ध्यान ईरान की तरफ है। इसी बीच उसने लेबनान के ऊपर अटैक कर देता है 3 मार्च 2026 को, मतलब इसी महीने के अंदर। और देखिए मैं बता दूं, योहमोर विलेज है साउदर्न लेबनान के अंदर, जहाँ पे मतलब ह्यूमन राइट्स की जो गुहार करते हैं वो लोग आज नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं 349 लोग मार, 394 लोग, 394 पीपल हैड बीन डाइड बाय द इजराइली स्ट्राइक्स इन दिस प्लेस। 84 बच्चे हैं, मतलब 84 से अधिक बच्चे हैं, 42 से ज़्यादा औरतें हैं, 1300 लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं, 5 लोग से ज़्यादा वहाँ से डिस्प्लेस कर दिए गए। और मतलब कम से कम, मतलब विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं कि 2 घर फास्फोरस से कंप्लीटली बर्न हो गए, जल गए। आप सोचिए, देखिए इतना, मतलब केमिकल वेपन के तौर पे आप सोच सकते हैं कितना एक हीनियस क्राइम इसराइल के द्वारा ये किया गया है। वी कंडेम सच एक्ट बिकॉज बच्चे और वुमेन्स मरती हैं तो दैट वुड नॉट अ गुड थिंग फॉर एनी कंट्री। क्योंकि फिर आप समझ रहे हैं कि मिलिट्री टू मिलिट्री आप लड़ाई करिए, यू हैव द बैटल ग्राउंड, गो फाइट देयर, बट इन सारी चीज़ों का एक कोई सेंस बनाता नहीं। अब यूएस और इसराइल अपने आसपास देखिए, यूएस का एक बहुत बड़ा रीज़न है इसराइल को सपोर्ट करने का, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर एक ही ऐसी कंट्री है जो पूरे मिडिल ईस्ट को कह सकते हैं खतरा में रख सकती है, और वो है इसराइल। और इसराइल को बैक करता है यूएस। क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल चाहिए, उसको इधर भी कंट्रोल बनाना है और इधर भी कंट्रोल बनाना है। और ये भी है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन कंट्रोल बाय द इसराइल इन टू द यूएस। तो वो वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वो इसराइल का सपोर्ट करना यूएस को। दूसरी बात एक और इसमें आ रहा था कि जो आईआरएस देना था ना, वो इंडियन ओशन के अंदर उसको मार दिया, मतलब उस पर अटैक कर दिया गया यूएस के द्वारा। और हमारे पोजीशन की पार्टियों की द्वारा भी ये कहा जाना है कि बार बार कि इंडिया हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज, मोदी जी हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज। तो इस पर बता दूं कि जो ईरान की नेवी थी वो इंडिया के साथ एक ज्वाइंट अभ्यास करने आई हुई थी, ठीक है। अभ्यास के बाद उनकी जो शिप थी आयरस देना, वो इंडियन ओशन की जो बॉर्डर्स हैं, मतलब हमारी जो बॉर्डर है उसको छोड़कर इंटरनेशनल बॉर्डर्स के थ्रू श्रीलंका होते हुए जा रही थी। और समझिए वो इंटरनेशनल वाटर्स में थी। 11 घंटे तक आईआरएस देना जो थी हैज़ आस्क्ड, किससे? श्रीलंकन गवर्नमेंट से, कि आप हमें डॉक करने दीजिए, आप हमें डॉक करने दीजिए, नहीं तो हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, यूएस की सबमरीन्स उस पर अटैक करेंगी। और 11 घंटे के बाद भी श्रीलंकन नेवी ने उनको परमिशन नहीं दिया, जिसके बाद उस पर अटैक होता है और आयरस देना हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज, और उसको ख़त्म कर दिया जाता है वहाँ। और लगभग 83 और 84 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। 180 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 87 लोगों की जो बॉडी रिकवर की जा चुकी है, 32 लगभग बच चुके हैं, और बहुत दर्जनों अभी वहाँ पे हैं वो मिसिंग है। इसमें इंडिया को एम्बेरस करने के लिए और इंडिया पे एलिगेशन लगाने के लिए, भाई इंडिया की सोवर्निटी हिट हो गई, इंडिया के मतलब रीजन के अंदर आकर फिर इस तरह से करना, तो ये एक फॉल्स कह सकते हैं एलिगेशंस लगाया जा रहा है। क्योंकि आप खुद समझ के देखिए कि जब हमारे रीजन में था ही नहीं तो वाई शुड वी केयर अबाउट दैट। हमने आईआरएस लवान को खुद हमने डॉक करने दिया अपने रीजन के अंदर, है क्योंकि वो जब हमारे वाटर्स के अंदर है तो हमारी सोवर्निटी है। अगर समबडी आस्क फॉर हेल्प वी गिव। एस जयशंकर ने भी कहा कि भाई बहुत सारे नौजवान लड़के थे उस पर, तो हमने उस चीज़ को अलाउ कर दिया। अब एक चीज़ और, अमेरिका और इसराइल कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जैसे अमेरिका का, हमें जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो गया, उनके द्वारा कहा जाना कि हम दुनिया के अंदर पीस लाएंगे, वी ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड, वी ब्रिंग वर्ल्ड हैज़ बिन, देयर वुड बी नो वॉर इन टू द वर्ल्ड। तो उसी चक्कर में इन्होंने ये बोला था कि 1 महीने के अंदर XYZ डेज के अंदर मैं ईरान वार ख़त्म करा दूंगा। 1 साल बीतने को आ गए, ईरान वार भी नहीं ख़त्म हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इंडिया पाकिस्तान का वार रुकवाया, फिर उसमें भी आपको पता है। फिर उन्होंने कम्बोडिया और थाईलैंड की जो कह सकते हैं उसको मध्यस्थता की वार के अंदर। अब इन्होंने खुद जाके ईरान पे वार कर दिया, अटैक कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप शुरुआत से ही कहते थे कि मैं वार ख़त्म करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उनके द्वारा ये चीज़ें कहा जाना एक फेक थी और झूठ फैलाया गया था। और पूरी दुनिया जो है ना, वो इस समय इस तरह से खुद को पा रही है कि
हर तरफ से वार की सिनेरियोस बनते जा रहे हैं। जैसे यूके ने भी इसराइल और यूएस को अपना सपोर्ट दिया कि हम इस वार में इसराइल और यूएस के साथ खड़े हैं। नाटो ने भी नाटो के भी बहुत सारे जो तुर्की वगैरह हैं, तुर्की ने तो खैर अपोज किया है कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड ऑर्डर जो है एक धीरे 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 एक वार के अंदर बढ़ता हुआ जा रहा है। और अभी स्पेशली दिक्कत इसलिए हो जाती है कि ईरान के पास ना कोई एक बहुत बड़ा लीडर है एज अ लीडर टू गाइड, और उनके पास कोई डायरेक्शन है नहीं। सो दे आर नथिंग, दे हैव नथिंग टू लूज। उनकी करेंसी दो बहुत ज़्यादा फॉल हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो चुकी है करेंसी उनकी। उनका टॉप लीडर मारा जा चुका है, उनके पास टॉप लेवल के डिफेंस है ही नहीं। उनके पास जो भी रिसोर्सेस हैं उस पर अदर कंट्रीज़ की बुरी नज़र है। यूएस चाहता है, इसराइल चाहता है। और इसराइल और यूएस का एक और भी कहना था कि देखिए, इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पे ईरान और इराक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि इफ़ इन एनी केस, इन एनी सिनेरियो उनके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो किसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी? इसराइल के लिए। क्यों? क्योंकि इसराइल इज़ अ बहुत स्मॉल कंट्री, छोटा सा कंट्री है, 1 करोड़ से 2 करोड़ करीब लोग हैं। और अगर ईरान के पास आ गए न्यूक्लियर वेपन तो बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाएगा इसराइल के लिए। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी बताया गया कि भाई जो बहुत सारे रीजन पे B2 बम्बर्स के द्वारा जब यूएस के द्वारा बॉम्ब किया गया, तो उसके अंदर भी यही था कि भाई खार्को और बाकी सॉरी खार्को कुछ रीजन्स थे जिसके यहाँ पे वो न्यूक्लियर वेपन्स की जो भी चीज़ें थी वहाँ पर अटैक किया गया। ठीक है। अब खमीनी के डेथ के बाद ईरान के अंदर ही बहुत सारी खुशी मनाई गई चीज़ों को लेकर, लेकिन अभी तक एक प्रॉपर लीडर का वहाँ से नहीं उठ पाना, क्योंकि जैसे ही कोई लीडर अनाउंस हो रहा है, इजराइल की इंटेलिजेंस और यूएस की इंटेलिजेंस के द्वारा इतने पास पुख्ता हैं कि दे किल दैट लीडर इजीली। तो ईरान अभी डायरेक्शन लेस है, पर दे उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके जो मिलिट्री के वो हैं हेड्स, दे आर सेइंग कि हम लड़ेंगे। ईरान यूएस को कम्प्लीटली चैलेंज कर रहे हैं कि आप आइए हमारी कंट्री के अंदर हमसे लड़िए। तो अभी इस सब के बीच में 7 या 8 यूएस के सोल्जर्स की भी डेथ हो चुकी है, जहाँ जहाँ बेसिस थे गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, कतर और यूएई और सऊदी के यहाँ। उन पर अटैक के दौरान 7 या 8 अमेरिकन मारे जा चुके हैं। तो आप एक चीज़ को सोच के देखिए कि पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो इस तरह से बदल रहा है कि पूरी दुनिया एक धीरे धीरे स्लो वार के अंदर घुसती हुई जा रही है। आप खुद देखिए, इधर यूएई और यूक्रेन और रसिया एक तरफ वार में है। ठीक है। सेम टाइम पे इधर इंडिया और पाकिस्तान हल्के हल्के वॉर पे रहते ही रहते हैं पूरे थ्रू आउट द ईयर। भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सेम टाइम पे इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई हमास की पिछले ही 7 अक्टूबर 2 साल हो गए लगभग उससे चल रहा है। फिर आप देखिए, इसराइल का लेबनान पे अटैक करना बार बार, इसराइल का ईरान पे अटैक करना, पिछले भी साल भी 12-15 दिन लगातार चला था इसराइल, और उसमें ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के नाम से चला था। फिर क्या कहते हैं, यूएस का वेनेजुएला पे अटैक कर देना, यूएस का बार बार क्यूबा को थ्रेट करना कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। ये भी बहुत एक डेंजरस चीज़ें हैं जो कि दिखा रही हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से अनस्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह से चल रहा है कि आने वाले समय में भी वी कुड हेडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर 3। और आई वॉज लुकिंग एट द मीम एंड से कि दिस इज वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड वर्ल्ड वॉर 3। सो वी आर एट दिस पॉइंट, so we are at the edge of World War 3. If any acceleration happens, this could lead to the monster disaster. You can't imagine the level of destruction happens, because आप सोच के देखिए कि नागासाकी और हिरोशिमा में 1944 और 1945 के समय परमाणु गिरा गए थे, और उसका क्या था, 100 टन, 100 किलो, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बस कम मात्रा में था। और आज तो सोचिए, मतलब 150-150 वेपन्स हैं न्यूक्लियर। तो द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन दे कुड कम अप विथ इज इनसेन। यू कैंट इमेजिन द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये है पूरा जो भी था ईरान के साथ घटना हो रही है। उस पर एक वीडियो मैं बहुत पहले ही बनाना चाह रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत व्यवस्था के कारण मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन ये पूरा एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखा। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इफ़ आई हैड लेफ्ट सम पॉइंट्स, अगर मैंने कुछ बिंदुएं छोड़ दी हैं तो बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हमारे पेजेस के लिंक हैं, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं।